जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। केंद्रीय बजट 2023-24 को किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया और यह अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल का जो विजन है, सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करना, और इस सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीजों पर चर्चा की गई है। पहला, नागरिकों विशेषकर जो युवा वर्ग हैं, तो नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरा है बृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया और यह अमृत काल का पहला बजट है। और अमृत काल का जो विजन है, जो उद्देश्य है कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करना, तो इस सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे के अंतर्गत, आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत 3 चीजों पर फोकस दिया गया है, जिसमें पहला है कि जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उसमें विशेषकर जो नौजवान हैं, युवा वर्ग हैं, उनको अपनी आकांक्षाओं यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर दे देना है। दूसरा है विकास और रोजगार यानी कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सृजन करने पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरा है कि बृहद आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना है, यानी कि लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक रूप से स्टेबल होना है। 3 चीजें हैं विजन। अमृत काल यानी कि भारत 100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके जो हैं रूपांतरकारी हो सकते हैं, जिसमें पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना, और चौथा है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। तो अमृत काल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान 4 मौके जो रूपांतरकारी साबित हो सकते हैं, इसमें महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई है। और इसके अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बड़े उत्पादन उद्यमों में शामिल करना है। कहने का मतलब है जो ये बिहार में चलता है जीविका समूह जो चलता है महिलाओं का, इसका मेन कौन है, माने ये किससे शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। तो इस दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित कर देना है। कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो ये समूह बनाकर महिलाएं छोटी छोटी चीजें जो बनाती हैं, उसको लार्ज स्केल पर ले आना है, ताकि ये बड़ी बड़ी चीजें बनाएं और उनके सामानों को जो वे लोग बेचती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वह दूर दूर तक करें। तो इसके लिए महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक रूप से महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को फाइनेंशियल हेल्प करना है, यानी कि वित्तीय रूप से उनको मजबूत करना है, उनको कौशल प्रशिक्षण देना है और जानकारी देना है। कहने का मतलब है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास यानी कि पीएम विकास के अंतर्गत जो भी पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ कारीगर हैं या शिल्पकार हैं, उनको पूंजीगत लाभ दिया जाए, यानी कि पैसे से उनका हेल्प किया जाए, उनके कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि वे जो चीज सीखे हैं या कुछ अगर उसमें नई चीजें को ऐड किया जाए तो उसका उन्हें ट्रेनिंग दे दिया जाए, ताकि वे और अच्छे से काम करें। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश का में खजुराहो का मंदिर है, बिहार में बौद्ध धर्म के बहुत सारे केंद्र हैं, सिख धर्म के केंद्र हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों को पर्यटन के रूप में डेवलप करना, जैसे ग्लास ब्रिज बना है बिहार में,
उसके अलावा चौथा है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सृजन करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी का जो है काफी अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहां से अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 7%। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, हमारा जो कुल बजट था 2023-24 का, ये कितना था? 45.03 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ हमारा 2023-24 का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का जो अनुमान है वह 45.03097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितनी है? 26,32,281 करोड़ है, और पूंजीगत प्राप्ति जो है कैपिटल रिसिप्ट्स 18,70,816 करोड़ है। कुल खर्च होने का जो अनुमान है वह 45,030,97 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, राजस्व खर्च 35,02,136 करोड़, और पूंजीगत खर्च जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वह है 1,00,0961 करोड़। ठीक है, विभिन्न जो घाटा होने वाला है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट, वह जीडीपी का कितना होगा? 5.9%। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? जीडीपी का 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 1.7%, और प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डिफिसिट होगा जीडीपी का 2.3%। तो इसको याद रखना होगा कि ये जो 2023-24 का बजट अनुमान है, इसमें फिस्कल डिफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 2.9%, और ईआरडी कितना होगा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना होगा? जीडीपी का 1.7%, और प्राइमरी डिफिसिट कितना होगा? जीडीपी का 2.3%। कुछ नोट में लिखा हुआ है, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को अर्थात फिस्कल डिफिसिट को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। तो कहने का मतलब है कि 2023-24 के बजट अनुमान में जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट, वह जीडीपी का 5.9% है। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.5%। ऐसे पूछेगा कि राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024-25 तक, और वर्तमान में कितना है? 5.9% है। राज्यों को जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, और जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधार में जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वह 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार लेना होगा, कर्ज लेना होगा। रुपया कहां से आता है? बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद हैं। सबसे ज्यादा जो पैसा आता है भारत सरकार के पास वो आता है उधार से। उधार का मतलब क्या होता है? बोरोइंग्स। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो ब्याज की जो रेट है ना, वो काफी महंगा है। और ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत मार्केट से पैसा उठा लेती है, और विदेशों में क्या होता है, वे लोग बैंक से उठा लेते हैं। तो बैंक से हम लोग नहीं उठाते हैं इसलिए कि हमको लौटाना पड़ेगा डॉलर में, और यहाँ पर क्या है कि हमको रुपया के रुपये में ही लौटाना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार जो है बाजार से पैसा उठा लेती है, इसलिए यहाँ पर भारत देश में जो है ब्याज दर महंगा है, क्योंकि लोगों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है और उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो रुपया जो आता है भारत सरकार के पास 2023-24 में जो आ रहा है
6 मद से सबसे ज्यादा आ रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो मद है 34% यानी कि 34% वो बोरोइंग से है, उधार से है। उसके बाद जीएसटी है, जीएसटी से 17%, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर से 15%, और इनकम टैक्स से भी 15% पैसा आ रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, और कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क से 4%। तो इतने सारे पैसे आए। अब ये जो रुपया है कहाँ कहाँ जाएगा, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा जा रहा है 20%, उधार लीजिएगा खाइएगा 34%, तो देना भी तो पड़ेगा 20%। तो यहां से अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा किस में खर्च होगा, तो ब्याज अदायगी में 20%। उसके बाद करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होगा वो 18% होगा। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उन सारी योजनाओं में 17% का खर्चा है, तीसरा स्थान है उसका। उसके अलावा वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण, जो वित्त आयोग जो राज्यों को शेष पैसे का आवंटन कर देता है उसमें 9%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं तो 9%। तो देखिए सॉरी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब क्या हुआ कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को ध्यान में रखकर चलाती है, जैसे कहीं सड़क बन रहा है, बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे सामरिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें जो है खर्च है 17%, और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं उसमें 9% है। थोड़ा सा वहां पे गलती हो गया, ध्यान रखिएगा। और रक्षा के क्षेत्र में 8% खर्च रखा गया है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं रखी गई है, विकास के निर्धारण की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति काम करेगी, सप्तऋषियों की भांति। पहला है उसमें समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। राजीव गांधी नहीं बोले थे कि पैसा वहां से 100 रुपया भेजते हैं तो लास्ट व्यक्ति को 1 ही रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही दिया गया है, जो ये 7 एजेंडे जो रखे गए हैं सप्तऋषि के अंतर्गत। तो पहला समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास, छठा युवा शक्ति, और सातवां वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंस एरिया, फाइनेंस सेक्टर। प्राथमिकता 1 में आते हैं कि समावेशी विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें दी गई है। पहला है कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो यहां अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण समावेशी विकास के अंतर्गत किसके लिए किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, कृषि वर्धक निधि स्थापित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, कृषि वर्धक निधि किसके लिए स्थापित की जाएगी, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड यानी कि कृषि वर्धक फंड स्थापित किया जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवा है, टमाटर रोप रहे हैं, तो टमाटर से सॉस बनाने का एग्रो बेस्ट फैक्ट्री बैठा है, तो उसके लिए उनको कहां से पैसा मिलेगा, कृषि वर्धक निधि से। 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 2200 करोड़ रुपए, कितना रुपये, 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और इसमें यह रखा गया है कि हाई क्वालिटी की पौधे होंगे और साथ ही रोग मुक्त भी होंगे और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता कराई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, मोटा अनाज कौन कौन हो गया, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। और ये आजकल हम लोग खाते नहीं है, पशु ही खाते हैं, जबकि मोटे अनाज खाने से ज्यादा फायदा है। पहले के जमाने में सरसों का साग और मकई का रोटी लोग खाता था, ताकतवर रहता था। मड़ुआ का रोटी खाता था लोग, है मजबूत रहता था लोग। अब क्या है कि सब पॉलिश वाला चावल खा रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, चीनी की बीमारी बढ़ रही है।
तो यहाँ निर्मला सीतारमण द्वारा मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए मोटा अनाज नाम की जगह अब उसका नाम रख दिया गया है श्री अन्न। श्री अन्न। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहां से अगर ये प्रश्न आएगा कि मोटे अनाज का नया नाम क्या है, श्री अन्न, तो मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। मोटे अनाज के निर्यातक में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन अब मोटा अनाज नहीं कहना है, उसका नाम है श्री अन्न। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर यहां से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है कहाँ, हैदराबाद में है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में, और उसको जो है श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। हालांकि पीएम मत्स्य संपदा योजना पहले से ही चल रही है, तो इसके लिए एक उप योजना 6000 करोड़ रुपए के निवेश से चालू की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा, मछली पालक, मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। तो यहाँ से अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी और उसमें खर्च कितना होगा, 6000 करोड़। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या है। ऑप्शन 1 मछली पालक, ऑप्शन बी मत्स्य विक्रेताओं को, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। तो क्या मारिएगा, ऑल मारना है, सभी सही है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए ऋण का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समावेशी विकास के अंतर्गत, जिसमें कृषि सहकारिता को पढ़ा। अब है स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन के बारे में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपको जो है खून बनबे नहीं करेगा। सिकल सेल एनीमिया में का, एनीमिया तो अपने खून की कमी वाली बीमारी है, तो इसको जांच लीजिएगा गूगल पर, हम भी बाद में बता देंगे। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जिसमें खून नहीं बनता है, कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी और इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। हमको ऐसा लगता है सिकल सेल एनीमिया जो है वह लोहे के बर्तन में बियर के सेवन करने से ये बीमारियां होती हैं। जैसे अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है क्योंकि वह लोहे के बर्तन में बियर का सेवन करते हैं। याद आ गया, वही सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 157। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2047 तक। और साथ ही इससे जो प्रभावित जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर जागरूकता फैलाया जाएगा और 0 से 40 वर्ष के आयु के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, यानी कि उनकी जांच की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। देखिए कितना अच्छी बात है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब आते हैं प्राथमिकता 2 में, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। काफी इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ब्लॉकों को चुना गया है, 500। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा और अगले 3 वर्षों में इस
पीबीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 टीचर और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और इस ऊपरी भद्रा परियोजना को कर्नाटक में केंद्रीय सहायता क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित हो गया है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में। पीएम आवास योजना के लिए जो खर्च है उसमें 66% की वृद्धि कर दी गई है और इस प्रकार वृद्धि करने के बाद 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। बजट में बढ़ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,000 करोड़ कर दिया गया है और इसमें 66% की वृद्धि कर दी गई है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि 2024 तक सभी लाभुकों को हम जो है आवास उपलब्ध करा देंगे। भारत साझा पुरालेख निधान, भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है और इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। हालांकि उसके बारे में जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं उनके द्वारा भी इसमें चर्चा किया गया है, काफी चर्चा किया गया, ये जो गरीब हैं। तो भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री जो कार्यक्रम है यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है और इसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। अब हम लोग प्राथमिकता क्षेत्र तृतीय को पढ़ेंगे, अवसंरचना एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है और रेलवे के लिए 2.40 करोड़ लाख रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। तो रेलवे के लिए कितना पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, 2.40 लाख करोड़। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 एयरपोर्ट जो हैं उनमें पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी और अवसंरचना विकास कोष अर्थात यूआईडीएफ और वन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है और साथ ही क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और साथ ही शहरी अवसंरचना विकास कोष अर्थात अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी और उससे क्या लाभ होगा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी का उपयोग किया जाएगा और इसका प्रबंधन जो है यूआईडीएफ का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा और इसके लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों को सौंपा जाएगा और इसके लिए यूआईडीएफ के लिए सरकार ने कितना राशि मंजूर की है, 10,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी। अब आते हैं हम लोग प्राथमिकता 4 में, सक्षमता को सामने लाना। हमारी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको कैसे सामने लाएंगे। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आई गॉट
कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा और देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए कि एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, आई गॉट प्लेटफॉर्म, और साथ ही देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी और न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के खर्च से ई न्यायालय परियोजना शुरू किया जाएगा। न्याय का जो प्रशासन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सुधार लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके लिए ई न्यायालय परियोजना को शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 को शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। एमएसएमई का मतलब क्या है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इंडस्ट्रीज। तो इसके अंतर्गत इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी एक बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, जो एमएसएमई को पैसे देता है, बढ़ावा देता है। तो इसके लिए जो है एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। देखिए, एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास 1 और सरकार और जो भी उसके सरकारी उपक्रम है उसमें जो है संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। पहचान और पते को अपडेट करने के लिए 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाए कि 5G सर्विस पर आधारित एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे, तो 100। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, कमर्शियल फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। किस लिए? कमर्शियल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा? जन विश्वास। प्राथमिकता क्षेत्र 5 हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? एक चीज जान जाइए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाना है, सतत विकास पाना है, तो जो भी डेवलपमेंट हम करें वो पर्यावरण को देखते हुए करें, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो प्राथमिकता क्षेत्र जो 5 है हरित विकास, इसको शामिल किया गया है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है और जिसका चर्चा बजट में किया गया है। लाइफ के का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। और 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है 19,700 करोड़ रुपए से और इसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाना है। और इस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, मिलियन मीट्रिक टन। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके कब तक जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्पादन और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारपोषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। तो लद्दाख में ये हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है और पीएम प्रणाम रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग
और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। क्या करना है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कम कर देना है और उसके स्थान पर क्या करेंगे, हम कोई वैकल्पिक चीज खोजेंगे, जैसे गोबर का प्रयोग, नीम के पत्तों का प्रयोग, नीम के बीजों का प्रयोग। तो इसके लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। और अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी MISHTI की शुरुआत की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये मिस्टी शब्द कि मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार जो है अमृत धरोहर योजना के माध्यम से वेटलैंड एरिया और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वेटलैंड एरिया और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया जा रहा है, तो अमृत धरोहर योजना। प्राथमिकता क्षेत्र 6 युवा शक्ति, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। और इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के माध्यम से इंडस्ट्रीज 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। तो यहां से पूछेगा कि कौन से पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, तो जो शामिल है उसको याद रखना है, जैसे इंडस्ट्रीज 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछा जाएगा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो 30 यानी कि 30। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशलवर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार किया जाएगा और जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के कि मांग आधारित औपचारिक कौशल बढ़ाना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब आते हैं हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में, जो प्राथमिकता 6 में है। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। 50 टूरिज्म साइट्स। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी सीमावर्ती गांव हैं, जैसे पाकिस्तान से लगे गांव हैं, चाइना से, भूटान से, बांग्लादेश से लगे जो गांव हैं, वहां पर वाइब्रेट विलेज योजना के तहत बुनियादी ढांचा का डेवलप किया जाएगा और साथ ही वहां पर पर्यटन सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाए हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। बजट तो काफी अच्छा है। प्राथमिकता क्षेत्र 7 वित्तीय क्षेत्र, फिनेंशियल सेक्टर। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी
और इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता आएगी। तो अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना होने से क्या लाभ होगा, ऑप्शन ए ऋण का कुशल प्रवाह होगा, ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, ऑप्शन डी ऑल, तो ऑल होगा। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। अब कुछ केंद्रीय बजट 2023-24 के टू दी पॉइंट में देखते हैं कि मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है। सिगरेट पर कितना बढ़ेगा? राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16%। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है और मध्यम आय वाले देशों के लिए नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। तो यहां से यह प्रश्न पूछेगा कि भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए कौन सा बड़ा देश है? तीसरा, और मध्यम आय वाले देशों में दूसरा हो गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई, जैसे 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया गया। उज्ज्वला क्या है? LPG कनेक्शन, और उजाला योजना विद्युत बल्ब। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया और PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत जो 2-2 हजार मिलता है 3 बार में, PM किसान सम्मान निधि, उसके अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये नकद दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना है। कितना आय तक व्यक्ति को? 7 लाख तक। 6 आयकर जो स्लैब थे उसे अब घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दिया गया है। जैसे 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक अगर वार्षिक आय है तो 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपये है तो 10% टैक्स, 9 से 12 लाख है तो 15, 12 से 15 लाख रुपये है तो 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स। कहने का मतलब है कि अगर 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन वार्षिक आय का जो स्लैब है 0 से 3 लाख रुपये, इसमें 0 है। 3 से 6 लाख कमाते हैं तो 5% दीजिए, 6 से 9 कमाते हैं तो 10% दीजिए, 9 से 12 कमाते हैं तो 15 दीजिए, 3 से 6 5, 6 से 9 15, सॉरी 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर 30%। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य होगा और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही ये उपलब्ध होगा, यानी कि 15,000 से ज्यादा अगर पेंशन मिल रहा है तो देना पड़ेगा।
नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार टैक्स को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर का जो रेट है वह घटकर 39% ही हो जाएगी। बजट 2023-24 की विभिन्न योजनाओं में खर्च। पहला स्थान प्रधानमंत्री आवास योजना का है जिसके अंतर्गत 79,590 करोड़ खर्च होगा। दूसरा स्थान जल जीवन मिशन का है 70,000 करोड़। तीसरा स्थान मनरेगा का है 60,000 करोड़। चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़। तो पहला स्थान पीएम किसान योजना, दूसरा जल जीवन मिशन, तीसरा मनरेगा, चौथा प्रधानमंत्री किसान योजना। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख जो मद हैं उसमें किस पर सबसे ज्यादा खर्च है? तो सबसे ज्यादा परिवहन पर है 5,17,034 करोड़। उसके बाद रक्षा पर है 4,32,720 करोड़। ग्रामीण विकास पर 2,38,024 करोड़ और शिक्षा का चौथा स्थान है 1,12,899 करोड़। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च कितना होगा? तो सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय पर खर्च है और रक्षा विभाग पर दूसरा खर्च है। तो रक्षा मंत्रालय पर 5.94 करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.70 करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़। तो इस प्रकार बजट 2023-24 के अंतर्गत एक नंबर में प्रधानमंत्री किसान योजना पर खर्च है, 2 नंबर में जल जीवन। बजट का जो मद है उसमें सबसे ज्यादा परिवहन पर खर्च है, उसके बाद रक्षा पर है और किस मंत्रालय पर सबसे ज्यादा खर्च है? तो रक्षा मंत्रालय पर। तो इस प्रकार जो है ये बजट 2023-24 को हमने कंप्लीट रूप से पढ़ा और वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आम बजट में ही रेलवे बजट को शामिल कर दिया गया है और ये 1924 में एक वर्ष कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं और इसे ही हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे और मैं आशा कर सकता हूं कि इससे चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इससे आप लोगों को जरूर रिवीजन में लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।